Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are back with another set of MCQ of Indian Contract Act 1872. This is the first lecture of this act. So let's get started. So the very first thing which I would like to say that this is the preamble of Indian Constitution, where actually the various examination have asked this. So, whereas it is expedient to define and amend the certain parts of the law relating to contracts. इसका मतलब क्या होता है? To define and amend, which means that कि ये जो preamble है वो exhaustive नहीं है. That is why not consolidated is not consolidated in terms. So ICA एक developing act है जो अभी भी evolve हो रहा है. That is why here it is define and amend, not consolidate the whole. For example, IPC and CRPC. So the next we are learn preliminary part. Okay. So in preliminary there are two sections. Section 1 short title and section 2 definition. So short title क्या कहता है कि this act may be called Indian Contract Act 1872, extent and commencement. It extend to whole of India and it shall come into force on 1st day of September 1872. तो ये कब आया है? 1st September 1872 को फोर्स में आया था. Coming to the next. सेक्शन 2 बात करता है डेफिनेशन क्लॉज, जिसे हम इंटरप्रिटेशन क्लॉज कहते हैं. इन दिस एक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन आर यूज्ड इन फॉलोइंग सेंसेस एंड अनलेस ए कॉन्ट्रैरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट. ओके, सो लेट मी ब्रीफ व्हाट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. क्यों ये आया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? बिकॉज इट इज, हम ये कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक पेरेंट लॉ है कमर्शियल ब्रांच का. ठीक है, तो हम डे टू डे लाइफ में जो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो सब कहाँ कवर होता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर. ओके, जो हमारे राइट्स को और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, एक तरीके से सेफगार्ड करता है. ठीक है, सो ऑल द इंटरेस्ट आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय लॉ, बट कुछ हद तक जो इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन है वो हमारे राइट और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है. ओके, सो अब हम बात करें कि ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या, कैसे ये फॉर्म होता है, हाउ ए कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म. तो इस एक्ट में जो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, इस एक्ट में सेक्शन 10 बात करता है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, व्हाट इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ फॉर्मिंग अ कॉन्ट्रैक्ट. सो फ्रेंड्स, हम बात करें कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें एसेंशियल एलिमेंट क्या इन्वॉल्व होते हैं. सो देयर आर 5 एसेंशियल एलिमेंट्स. ठीक है, तो कोई भी टू पीपल ऑफ फर्स्ट पॉइंट हम ये डील करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है. तो दो व्यक्ति के बीच में होता है, दो पीपल के बीच में होता है. ठीक है, तो उन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें 5 एसेंशियल एलिमेंट होना इम्पॉर्टेंट है. फर्स्ट, कॉम्पिटेंट पार्टीज होने चाहिए. ठीक है, सो वो जो पार्टीज होंगे वो क्या होंगे? कॉम्पिटेंट होंगे. अब हम कॉम्पिटेंट पार्टीज की बात करें तो कैसे कॉम्पिटेंट हो सकते हैं? तो इन लॉ में क्या बताया गया है कि ही शुड बी मेजर. ठीक है, वो मेजर होना चाहिए. ठीक है, वो माइनर पर्सन नहीं होना चाहिए. दूसरा, वो साउंड माइंड का होना चाहिए, विच मीन्स वो इनसेन नहीं होना चाहिए. लॉ की नजर में वो मतलब समझदार व्यक्ति होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग वाला मैन होना चाहिए, ल्यूनेटिक नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए. ओके, एंड द थर्ड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ से डिस्क्वालिफाइड नहीं कहीं हो. तो ये सारे एलिमेंट क्या होते हैं? कॉम्पिटेंट पार्टीज के होते हैं, जो हम लेटर ऑन फर्दर वीडियोज में डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, द सेकेंड पॉइंट, सेकेंड एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कंसेंट. ओके, कि जो पार्टी है जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है उनके बीच कंसेंट होनी चाहिए, फ्री कंसेंट. ठीक है, और वो कंसेंट में भी हम फर्दर आगे पढ़ेंगे कि कंसेंट कैसे हमारा फ्री नहीं होता है.
तो 4-5 एलिमेंट होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोहर्जन करना, किसी को अनड्यू इन्फ्लुएंस करना, बाय मिस्टेक कोई पार्टी काम कर रही है, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट कंसेंट को फ्री नहीं करते, मतलब वो कंसेंट फ्रीली नहीं होता इन लॉ इन द आइज ऑफ लॉ। ओके, सेकेंड, द थर्ड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ लॉफुल ऑब्जेक्ट। तो जो दो पार्टी हैं वो आपस में जो डील कर रहे हैं वो एक लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए करने चाहिए, ठीक है। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे होना चाहिए। ओके, द फोर्थ एलिमेंट इज लॉफुल कंसिडरेशन, और वो जो अमाउंट है वो भी लॉफुल होना चाहिए। एंड फिफ्थ, नॉट बी वॉइड, और वो वॉइड नहीं होना चाहिए। ओके, लॉ उसे एक्सेप्ट करे तभी वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा। सो हम अगर बात करें स्टार्टिंग में क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पहले एक प्रपोजल दी जाती है। एक दो पार्टी होंगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल ए एंड बी। तो ए क्या करेगा, पहले प्रपोजल देगा, ठीक है, एंड बी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा। तो क्या बन जाएगा, ये प्रॉमिस बन जाता है, ठीक है। प्रपोजल जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है, और ये प्रॉमिस जब प्रॉमिस उन दोनों के बीच बनता है तो किसके लिए बनता है, वो कंसिडरेशन, ठीक है। तो प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन जब दोनों ही होते हैं तो वो एग्रीमेंट फॉर्म हो जाते हैं। ओके, एग्रीमेंट जब वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। हम बेसिक पे जा रहे हैं, नॉट डिटेल। आपको ऐसे समझना है कि एक बंदा प्रपोजल देता है एंड दूसरा उसे एक्सेप्ट करते हैं, वो दोनों जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वो फिर प्रॉमिस बन जाता है। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन क्या हो जाते हैं, एग्रीमेंट बनते हैं। और जब उस एग्रीमेंट को हम जब लीगली इन्फोर्स कराते हैं लॉ के नजर में, लॉ के पास, तभी हमें कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। ये कहाँ दिया है, सेक्शन 2 सब क्लॉज एच में। ओके, तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो रफली आइडिया ये हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैसे बनता है। ओके, सो यही सारे एलिमेंट जो हमें इंटरप्रिटेशन क्लॉज में दिए गए हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस कैसे बनता है, अग्रीमेंट क्या होती है, फिर वो कंसिडरेशन कैसे कंसिडर करते हैं, एंड अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो ये सारे डेफिनेशन हम कहाँ पढ़ते हैं, सेक्शन 2A से लेकर के 2J तक। ओके, सो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सो जितने भी सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो डेफिनेटली अग्रीमेंट होते हैं, बट ऑल अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। ऐसा क्यों ये स्टेटमेंट बोला गया है, क्योंकि प्रपोजल स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जब वो आगे फर्दर बढ़ता है स्टेप्स तो वो अग्रीमेंट तो बन जाते हैं, बट वो लीगली जब इन्फोर्स नहीं होते हैं तो इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते हैं। बट जब लीगली इन्फोर्स हो जाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। बट जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बने हुए कॉन्ट्रैक्ट वाले जो अग्रीमेंट है वो अग्रीमेंट तो होते ही हैं प्लस कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं। तो आपको सिंपल ये समझना है कि सारे ही अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, बट सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होंगे ही, तभी वो लीगली राइट होगा। ओके, सो हम बात करते हैं आगे। सेक्शन 2A ऑफ प्रपोजल क्या कहता है, ये बेयर प्रोविजन है विच इज आस्क्ड इन वेरियस एग्जामिनेशन। मतलब सीधा ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज आपको याद करनी पड़ेगी, तभी आप कोई भी एग्जाम, क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है तो ये बेयर प्रोविजन ही आपको दे दिया जाता है, इसलिए बेयर एक्ट की नॉलेज और रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर एनी एग्जाम। ओके, सो सेक्शन 2A क्या बात करता है, प्रपोजल। ये कैसे एक पर्सन प्रपोजल देता है। सो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस,
अब यहाँ वर्ड जो है सिग्निफाई, सिग्निफाइज का मतलब क्या होता है? सिग्निफाइज का मतलब होता है हमारा कम्युनिकेशन, कि हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। यहाँ पे पॉजिटिव भी चीजें की बात करी जा रही है और नेगेटिव भी, क्योंकि हम कोई काम करने को बोल रहे हैं और कोई काम नहीं करने के लिए भी बोल रहे हैं। सो एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट, इस व्यू के साथ ताकि हम उसके असेंट को ले सके ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटेन इज सेड टू मेक अ प्रपोजल, ठीक है। तो इसी एक्ट को हम क्या बोलेंगे? प्रपोजल बोलेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। कमिंग टू नेक्स्ट 2B, प्रॉमिस। 2B में क्या दिया गया है? प्रॉमिस, कि कैसे प्रॉमिस होता है। सो व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made, ठीक है, जिस पर्सन के साथ हमने प्रपोजल बनाया है वो सिग्निफाइज करता है अपनी असेंट को, ठीक है। द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, तो वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। जैसे कि मैंने पहले बोला कि जब ए बी को अपने ऑफर दे देता है, ठीक है, प्रपोजल दे देता है, तो बी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो क्या बन जाता है? बिकम्स अ प्रॉमिस। उन दोनों के बीच क्या बन जाती है? प्रॉमिस बन जाती है। सेक्शन 2C ये क्या बात करता है? प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी टर्म को डिफाइन करता है। सो वेरी इजी, कि जो प्रपोजल दे रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रॉमिसर, एंड जो उसे एक्सेप्ट कर रहा है उसे हम बोलेंगे प्रॉमिसी। सो व्हेन द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, जब द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसर, जो पर्सन बना रहा है प्रपोजल उसे हम प्रॉमिसर कहेंगे, एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसी। वेरी सिंपल। Coming to the next definition, section 2D, consideration. So consideration is a amount, is a good in terms of A. Let's say for example, जैसे A B से कहता है कि मुझे तुम्हारी कार चाहिए 1 लाख रुपीज में, ठीक है। तो A के लिए क्या कंसिडरेशन हो गया? वो कार। बट B के लिए क्या होगा? वो 1 लाख रुपीज। तो ये जो कंसिडरेशन मतलब क्या हुआ? कार एंड मनी, ठीक है, हम ऐसे समझ सकते हैं। When at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing, मतलब उसने कुछ काम करने किया और नहीं करने का, और does or abstain from doing, or promises to do or abstain from doing something, such act or abstain or promise is called a consideration for the promise। मतलब जो consideration है हमारा प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, एंड फ्यूचर के लिए भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 2D डिफाइन करता है कंसिडरेशन। सेक्शन 2E क्या बात करता है? अग्रीमेंट। ओके, सो हमने बात किया था कि प्रॉमिस 2A, सेक्शन 2B, सेक्शन 2A प्रपोजल, सेक्शन 2B क्या बात करता है? एक्सेप्टेंस, ठीक है, प्रॉमिस होना, एंड सेक्शन 2C प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी, एंड 2D हमारा कंसिडरेशन हो गया। ओके, अब आते हैं हम सेक्शन 2E अग्रीमेंट, ठीक है। तो एवरी प्रॉमिस, जितने भी प्रॉमिस हैं, एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस और जितने भी टाइप के प्रोमिसेस हैं, फॉर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ईच अदर, जब दोनों ही पार्टी के लिए एक दूसरे के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? अग्रीमेंट बोलते हैं। तो यही है सेक्शन 2E अग्रीमेंट। सेक्शन 2F टॉक्स अबाउट रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का मतलब क्या होता है कि उन दोनों के लिए ही, एक के लिए कार इंपॉर्टेंट है तो दूसरे के लिए मनी है, तो उन दोनों को ही रेसिप्रोकली constitution मिल रहा है, तो that is called reciprocal promises. So promises which form the constitution or part of the constitution of each other are called reciprocal promises. Understood? Section 2G. Section 2G बात करता है void agreement की. An agreement not enforceable by law is said to be void. Okay, वैसे agreement जिसे हम enforce नहीं करा सकते लॉ में, उसे हम void कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ए बी से बोलता है कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ, लेट्स से वो, ठीक है, चोरी करने जा रहा है और तुम मेरे साथ हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, ठीक है।
तो वो बाद में जा करके ये नहीं कि अगर वो बाद में जा करके उसे पैसे नहीं देता है तो बी एनफोर्स नहीं करा सकता कोर्ट में, क्योंकि वो जो काम ही क्या था उसका इलीगल था, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। इसलिए वो स्टार्टिंग से ही क्या है अग्रीमेंट, वो वॉइड अग्रीमेंट, क्योंकि वो इलीगल पर्पस के लिए वो काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट 2G वॉइड अग्रीमेंट की बात करता है। वैसे अग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, ठीक है, इज सेड टू बी वॉइड। कमिंग टू द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन 2H, ये बात करता है कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, जस्ट अपोजिट टू एग्रीमेंट। कैसे, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, ठीक है। सिंपल कि ए ने बी को बी से कहा कि क्या तुम मुझे अपनी कार दोगे 1 लाख में, एंड बी ने बोला यस मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, और ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है क्योंकि कार दे रहे हैं और वो पैसे दे रहे हैं। तो दिस इज द लीगल कॉन्ट्रैक्ट, राइट। सो 2H बात करता है कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, ओके। नेक्स्ट 2I में डेफिनेशन क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि ए एंड बी का एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक पार्टी दूसरे पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेटर ऑन ये पता लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किया, अब मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट के 5 एसेंशियल पार्ट होते हैं जो मस्ट बी फुलफिल होना चाहिए, जिसमें मैंने ये बताया था कि फ्री कंसेंट होना चाहिए। अगर वन ऑफ द पार्टी की कंसेंट जो है वो इज नॉट फ्री, वो फ्री नहीं थी, लेटर ऑन एक पार्टी को पता लगा, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, उस पार्टी के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करेगा, उस एग्रीमेंट को वो कंटिन्यू करेगा, नहीं तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वो सीज कर सकता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन उसी पार्टी के पास होता है, तो दैट इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स और अदर्स, ठीक है। सो वन पार्टी के पास ये ऑप्शन होती है कि या तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैरी करे या तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वही खत्म कर दे, ठीक है, ये उसके पास ऑप्शन होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, सेक्शन 2I। कमिंग टू द नेक्स्ट 2J, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब हम ऐसे समझ सकते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कि ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसा समथिंग हैपन होता है, ठीक है, जो बाद में जा करके वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड में बदल जाता है। पहले वो स्टार्टिंग में क्या होता है, वो लीगल होता है, ठीक है, बट बाद में उसे इन्फोर्स करा नहीं सकते क्योंकि उसमें कुछ समथिंग हैपन हो जाती है जो कि वॉइड हो जाती है, उसे हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। आगे हम लेटर वीडियोस में इनके डिफरेंसेस पढ़ेंगे डिटेल में, सो अभी हम डिटेल में नहीं जाते हैं, ठीक है। ये बेयर एक्ट के सारे डेफिनेशन क्लॉज थे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ओके। द फर्स्ट क्वेश्चन, ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स व्हाट? सो either A promise under section 2B, B a consideration under section 2D, or C an agreement under section 2E, and D a contract under section 2H. So what is the correct answer? The answer will be a promise under section 2B. Coming to the next question, consideration for the contract signifies A equality in contracts, B fairness in contract terms, C the bargain element in contract, and D valuation of the contract. So क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कंसिडरेशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट सिग्निफाइज। तो कंसिडरेशन क्या होता है, एक वैल्यूबल, एक बार्गेनिंग एलिमेंट होती है जहाँ पे हम डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं अमाउंट, सो दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। थर्ड क्वेश्चन, who among the following has no right to enforce a contract? A stranger to contract, B parties to contract, C strangers to contract consideration,
and D, the provider of consideration. So what is the correct answer? A, stranger to contract. You all know that कि दो पार्टी होंगे A and B, तो थर्ड पार्टी इसमें कोई रोल नहीं होता. सो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करा सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो फॉर्म हुआ है वो दो पार्टी के बीच हुआ है, तो दो ही पार्टी वो लाइबल होंगे और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो इन्फोर्स कराएं. ठीक है, तो दैट इज वाई द आंसर इज ए. कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन. सुरेंद्र's dog is lost. He advertises in a newspaper. Anyone who finds the dog will get a reward of rupees 20,000. This advertisement is what? Okay, a proposal, an invitation to proposal, an acceptance, a void contract. So what is the answer? The answer will be A, a proposal. Okay. Coming to the next question 5. Who is called a promisee according to the contract? कि कौन किसे हम promisee कहते हैं? तो आपको पता है कि जो proposal को accept करता है उसे हम promisee कहते हैं. So a person to whom a proposal is made, a person accepting the proposal, a person furnishing consideration for the promise, या a person to whom a promise is made. The answer B, a person accepting the proposal. Coming to the sixth question. An executory consideration is a past consideration, mutual exchange of promises, one being a consideration for other, C, present consideration, and D, reciprocal promises. The answer will be B, mutual exchange of promises, one being a consideration for other. Coming to the seventh question. A notice in the newspaper inviting tenders is what? A proposal, a promise, an invitation to proposal, an invitation for negotiation. The answer will be C, an invitation to proposal. स्टूडेंट यहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा दिए हैं, जैसे कि ये जो 7th क्वेश्चन है ये ड्यू LLM इंट्रेंस 2010 में पूछा था एंड झारखंड जुडिशरी सर्विसेज 2016 में पूछा गया था. तो मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए हैं, कौन कौन से ईयर में कौन से क्वेश्चन कैसे बने हुए हैं. तो प्लीज रिमाइंड दिस. ओके. सेक्शन 8, क्वेश्चन 8. इन ए कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन कुड बी सप्लाइड बाय A, only the promisee, B, even the promiser, C, only by parties to contract, and D, even a stranger to contract. तो जो कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन है वो किसके द्वारा सप्लाई किया जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा है. तो क्या सिर्फ प्रोमिसरी सप्लाई कर सकता है, क्या प्रोमिसर करेगा, या फिर ओनली बाय द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, या इवन अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट. तो आंसर विल बी डी, इवन अ स्ट्रेंजर कैन ऑल्सो सप्लाई. ओके. 9. Every promise and every set of promises forming the consideration for each other is a promise. B is an agreement. C is called consideration, or D is called contract. So the answer will be is an agreement. ठीक है. Every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement. ये DU LLM इंट्रेंस 2020 में क्वेश्चन आया था. Friends, I hope you will like this video. So if you like this video, please subscribe and like the channel. Okay. Section 10, question 10, sorry. Question 10. The two main competing definition of contract in the common law are what? Option A, contract is a promise or set of promises which the law will enforce, and contract is an agreement giving rise to obligation which are enforced or recognized by law. Option B, contract is a civil obligation and contract is a transaction supported by legal intention. C, contract is a negotiation enforceable by law and contract is a bundle of voluntary rights, and D, none of the above. What is the correct answer? So obviously A, contract is a promise or set of promises which law will enforce, and the next contract is an agreement giving rise to obligation which are enforced and recognized by law. तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट वैसे एग्रीमेंट से बने होते हैं जिनको हम enforce करा सकते हैं लॉ में, ठीक है, और रिकग्नाइज करता है, जो लीगली वो रिकग्नाइज्ड हो, उन्हें हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे. 11th question. One of the basic principle of common law contract is
Option A, that the parties to a contract are free to determine for themselves what primary obligations they will accept. B, that the parties can claim damages for breach of contract. C, that the parties can decide for themselves what restitutionary relief they can give to the other. And D, none of the above. So कॉमन लॉ प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब बेसिक जो हमारा कॉमन लॉ है वो क्या बात करता है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो दैट इज द करेक्ट आंसर ए, कि पार्टी जो होती है कॉन्ट्रैक्ट की वो फ्री होती है, वो खुद ही डिसाइड करेंगे कि व्हाट आर द ऑब्लिगेशन दे विल फॉलो, और उनकी प्राइमरी ऑब्लिगेशन क्या होगी वो खुद ही डिसाइड करेंगी, ठीक है। Coming to the 12th question, the Indian Contract Act 1872 contract in section, so यहाँ पे पूछ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट किस सब क्लॉज में डिफाइन है, सो सेक्शन 2A में है डिफाइन, 2B है, 2D या फिर 2H, तो आंसर भी 2H। MPAPPO 2009 में यह क्वेश्चन आया हुआ था। Question 13, consideration means must have some value in the eyes of law, must be real होना चाहिए, must not be illusory, और D, all are correct। So obviously all are correct, कि जो भी एक consideration होता है वो लॉ के नज़र में उसकी वैल्यू होनी चाहिए, वो रियल होना चाहिए और नॉट बी इल्यूजरी, वो ऐसे ही कुछ भी इल्यूजरी थिंग नहीं होनी चाहिए, राइट। The 14th question, which one of the following ingredients is not necessary for contract? कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हैं तो क्या इंग्रेडिएंट नेसेसरी नहीं है, तो ऑप्शन ए प्रपोजल, ऑप्शन बी एक्सेप्टेंस, ऑप्शन सी कंसिडरेशन, ऑप्शन डी प्रॉपर्टी। आई होप यू हैव आंसर्ड दैट ऑप्शन डी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इज नॉट द एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ओके। सो प्रपोजल होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए, ओके। 15th question, the preamble of Indian Contract Act 1872 states, whereas it is expedient to define and amend certain parts of the law relating to contracts. B, whereas it is expedient to define certain parts of law relating to contract. C, whereas it is expedient to define and amend the law relating to contract. And D, whereas it is expedient to amend certain parts of the law relating to contract. तो मैंने क्या बताया था कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये अभी भी इवॉल्व हो रहा है, अभी भी डेवलप्ड हो रहा है, ओके। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, आंसर ए। यहाँ पे डिफाइन किया गया एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स। ये कब पूछा गया था, DULLM एंट्रेंस 2016 में ये क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने प्रियम्बल को आपको सजेस्ट किया है कि प्रियम्बल को एज इट इज आप मगअप कर लीजिए, बिकॉज ये जो प्रियम्बल है वो वेरियस एग्जाम में एज इट इज पूछा जाता है, ओके। 16th क्वेश्चन, सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेम कंसिडरेशन की बात कर रहा है, ठीक है। सो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर और द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो सच एक्ट और एब्सटिनेंस और इज कॉल्ड प्रॉमिस। ए कंसिडरेशन फॉर डी, ऑप्शन ए अप्रूवल, ऑप्शन बी ऑब्लिगेशन, ऑप्शन सी प्रॉमिस और ऑप्शन डी अंडरटेकिंग। तो व्हाट इज द आंसर, ठीक है, तो आंसर विल बी प्रॉमिस, ओके। कमिंग टू द 17th क्वेश्चन, अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स, ऑप्शन ए प्रॉमिस अंडर सेक्शन 2B, ऑप्शन बी एन एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 2E, ऑप्शन सी ए कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 2H, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। द आंसर विल बी ए, a promise under section 2B. Coming to the 18th question, every promise and every set of promises forming the constitution for each other is called A proposal, option B an offer, option C an agreement, option D a contract. The answer will be C, an agreement. 19th question, which one of the following statement is correct? Avoidable contract is an agreement which is, option A, enforceable with the permission of the court,
B. Enforceable by the parties thereto. C. Enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of other and others. And D. Not enforceable by any of the parties thereto. I hope you will answer. So C option. Enforceable by law at the option of one or more of the parties. आपको पता है कि एक ही पार्टी के पास ये ऑप्शन होता है कि या तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वो कंटिन्यू करे या फिर वो सीज कर दे. ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट देते हैं. ओके, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट किस में डिफाइन है? तो सेक्शन 2 सब क्लॉज आई में डिफाइन है. 2 क्लॉज आई में डिफाइन है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. Last question, section 20. An agreement not enforceable by law is said to be option A, void contract, option B, voidable contract, option C, illegal contract, and option D, quasi contract. So what is the answer? A, void contract. तो जिस एग्रीमेंट को हम लॉ में इन्फोर्स नहीं करा सकते उसे हम क्या बोलते हैं? void contract कहते हैं. Okay. So thank you so much, friend. Please like and subscribe the Law Scholars. Okay, for more updated videos.